इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। जो सुल्तान शाह ने खुला छोड़ दिया था। घर से जाते हुए गजाला ने इब्तिदा से आखिर तक मेरा सामना करने से गुरेज किया था और यूं मेरी रवानगी का मरहला आसान कर दिया था, मगर इस वक्त वही सबसे ज्यादा तजस्सुस अमेज अंदाज में मेरी वापसी की मुंतजिर थी। गजाला सरापे सवाल बनी थी मगर उसकी जुबान बंद थी। मेरे चेहरे पर छाई हुई गहरी संजीदगी देखकर उसके होंठों पर बस एक हल्की सी मगर आसूदा मुस्कुराहट फैलकर रह गई। मगर वीरा कहाँ खामोश रहने वाली थी। मुझे देखते ही उसने बोलना शुरू कर दिया। आपने चाहे थी मारुति से मिलकर आ रहे हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी नाच रही है। खैरियत तो है ना? तुमसे मेरी बात होने के बाद वो 6 बजे होटल से निकलकर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट की चंद दुकानों में गई थी। वीरा के खामोश होते ही अव्वल खान ने दरमियानी तफसील दोहरानी शुरू कर दी। वहां से उसने कुछ खरीदारी की और होटल लौटाई। मेरे जहन में मारुति के गुलाबी और सुरमई सूट लहराने लगे, जिन्हें मैंने फौरन अपने जहन से झटक दिया और कहा, हम उसकी तरफ से बिला वजह बदगुमान हो रहे थे। वो आज़ाद ख्याल जरूर है मगर खतरनाक नहीं है। मैं हैरान हूं कि तुम इतनी जल्दी वापस लौट आए। मेरे हिसाब से तो तुम्हारी आज की रात उसी के साथ मुज़ाकरात में गुजरनी थी। वीरा ने शौक लहजा में दखल अंदाजी की। मालूम होता है कि आज तुम उससे ज्यादा मुतासिर नहीं कर सके। वीरा ने अपनी दानिश में मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की थी मगर मुझे खुशी हुई कि मेरी अदाकारी कामयाब रही थी। वो वही कुछ समझी थी जो मैं अपने तर्ज अमल से उसे समझाना चाह रहा था। मैंने उसे घूरते हुए तुर्शी से कहा, मैं उसे मुतासर करने के लिए नहीं गया था। तुम अपने नादर ख्यालात अपनी जात तक महदूद रखो तो तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर होगा। आपस में उलझने की जरूरत नहीं। बदमज़गी के खौफ से अव्वल खान मेरी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ा, ये सब फजूलियात हैं। तुम जिस काम से गए थे उसका क्या रहा? कृष्ण कुमार के बारे में वो क्या कहती है? वो आईबी वालों की इब्तदाई इतलात की तस्दीक कर रही है। मैंने उसे बताया, कृष्ण कुमार मेमन गोट में है। मारुति की बात जहां तक पहुंची थी वहीं खत्म होगी। वीरा का शैतानी ज़हन भी उसे भूलकर कृष्ण कुमार के बारे में, हमारे अगले कदम के बारे में सोचने में मशगूल हो गया। अव्वल खान रास्तगोर खरा आदमी था। उसकी राय थी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों ने कृष्ण कुमार का खोज लगा लिया था तो उसको पकड़ने का पहला हक भी उन्हीं को हासिल होना चाहिए था। कृष्ण कुमार पर सिर्फ इल्जामात नहीं थे बल्कि वो मुजरिम साबित हो चुका था। सबसे पहली और बुनियादी बात यह थी कि वो भारतीय सीक्रेट सर्विस का एजेंट था और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। उसके खिलाफ कार्रवाई में आईबी वालों को कोई सियासी या सफारती मजबूरी दरपेश नहीं थी। वो खुलकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। मुझे उससे इख्तलाफ था। आईबी वाले एक ज़ाब्ते के तहत हर काम करते थे। कृष्ण कुमार एक बार उनके कब्जे में चला जाता तो हम उससे अपने तरीकों से कोई बाज पुरस नहीं कर सकते थे। उसके खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स ही भरपूर अंदाज में काम कर सकती थी। आईबी के जलाल और रहमान से हमारे मरासम में गहराई पैदा हो चुकी थी, लेकिन हमें उनकी किसी टीम के साथ काम करने का कोई मौका नहीं मिल सका था। हमारे और उनके दरमियान मुफाहमत और हम आहंगी न होने की वजह से नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे, जबकि अव्वल खान की टीम के साथ ऐसा कोई मसला नहीं था। इन लोगों के साथ हम पहले भी मुतअद्दिद मुहिम्मात सर कर रहे थे। हमारे दरमियान ये तबादला ख्याल जारी था कि आईबी वाले ऑपरेटर्स पर फिर कॉल आने लगी और सबकी तवज्जो उसकी जानिब मबजूल हो गई। कई दिन से वो लोग खामोश थे तो सिरे से कोई राब्ता ही नहीं हुआ था, लेकिन कृष्ण कुमार का सुराग पा लेने के बाद गुज़िश्ता चंद घंटों में वो K1 की तरफ से दूसरा राब्ता था। इसके पास एक नई और सनसनीखेज खबर थी जो उसे मेमन गोट की निगरानी करने वालों से मिली थी। मेमन गोट की आबादी लबे सड़क वाक़ थी और वहां तक रसाई का रास्ता भी सीधा था। दोनों तरफ से वो आबादी वीरान कच्चे इलाके से घिरी हुई थी। अपने महल्ले वकूअ की वजह से मेमन गोट के बासियों को बाहर से आने वालों पर नजर रखने में कई आसानियां हासिल थी, जिनसे आईबी वाले भी फायदा उठा रहे थे। बराह रास्त आबादी में दाखिल होने वालों की निगरानी और देखभाल उनके लिए कोई मसला नहीं थी। सीधे रास्ते को छोड़कर इतराफ से अंदर घुसने की कोशिश करने वाले भी उनकी नजरों से नहीं बच सकते थे। दिन के उजाले में कच्चे रास्तों पर उड़ने वाला धूल का गुबार उन्हें फौरन आगाह कर देता था कि किसी सम से कोई आबादी के अक्कम में वाक़े जरी जमीनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह रात के घूर अंधेरे में इन रास्तों पर हेड लैंप्स की रोशनियों का इनिकास दूर दूर तक फैलकर किसी गाड़ी के सफर की निशानदेही कर देता था। K1 के आदमियों ने इतला दी थी कि कराची से आने वाली एक गाड़ी मेमन गोट से आगे निकलकर अचानक कच्चे रास्ते पर मुड़ी थी। गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी के तेजी से बदलते हुए जावियों से अंदाजा हुआ था कि वो लोग नाहमवार रास्तों की परवाह किए बगैर तेज रफ्तारी से अंदर गए थे।
और गाड़ी के उछलने की वजह से रोशनियों का रुख बार बार ऊपर की तरफ हो रहा था। इस गाड़ी के बारे में आईवी वाले फिक्रमंद थे, मगर मेमन गोट वाले अपनी हिफाजत के बारे में सबसे ज्यादा हिसास थे। थोड़ी देर में आबादी में यह खबर फैल चुकी थी कि एक बड़ी सी स्याह गाड़ी में 2 गोरे अपने पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ ग्रीन फार्म पर पहुंचे हुए थे, जहां कृष्ण कुमार पहले से मुकीम था। तुम्हारे आदमी नहीं देख सके कि इस गाड़ी में कौन वहां पहुंचा है। रात के अंधेरे में यह देखना नामुमकिन था, लेकिन गांव वालों की इत्तला पर भरोसा किया जा सकता है। कुछ लोग पैदल या साइकिल पर फार्म तक जाकर वो खबरें लाए हैं। यह काम सौंपते हुए हमें हदायत की गई थी कि कृष्ण कुमार की तलाश में हम सफेद फार्म और खास तौर पर अमरीकियों से उलझने की कोशिश न करें। किसी टकराव का खतरा हो तो खामोशी से पसपाई इख्तियार कर लें। वो वही बात बता रहा था जो जलाल बराह रास्त मुझे भी बता चुका था। मैंने कहा, इनसे तसादुम का कोई खतरा मोल लिए बगैर क्या यह मुमकिन है कि तुम्हारा कोई आदमी इस फार्म तक पहुंच सके? गाड़ी में सफर लोगों की निगाहों से पोशीदा नहीं रहता। पैदल चलकर कोई भी खामोशी से कहीं पहुंच सकता है। फिर अपना एक आदमी उधर रवाना कर दो। हमें पता चलना चाहिए कि वो कौन लोग हैं और वहां क्या कर रहे हैं। मैंने आदमी को रवाना कर दिया है। उसने मुझे मुतल्ला किया, मगर मैंने उसे हदायत की है कि कोई मुहूम तरीन खतरा भी नजर आए तो उसे रास्ते से वापस लौटाना चाहिए। अपनी हदूद में रहकर मैं सिर्फ इतना ही कर सकता था। वेरी गुड, मैंने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा। मैं भी उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। वहां से कोई भी खबर मिली तो मैं आपसे फौरी राब्ता करूंगा। उसने यकीन दिलाया। यह ऑपरेटर्स कितनी रेंज में काम करता है? क्या यह मेमन गोट में भी इसी तरह काम करता रहेगा? मैंने अपने जहन में उभरने वाले मुतवक्का नक्शे के पेश नजर उससे पूछा। यह 100 किलोमीटर के दायरे में इसी तरह काम करता रहेगा। अपने आदमियों से इसी सिस्टम पर मेरा राब्ता है। लेकिन तुम लोगों की आपस की बातों के बारे में मुझे कोई सिग्नल नहीं मिलता। मैंने चौंक कर पूछा। दरअसल ये डबल फ्रिक्वेंसी ऑपरेटर्स है। हमारी आपस की और आपकी फ्रिक्वेंसी मुख्तलिफ है। अगर आप ऑपरेटर्स के पीछे लगा हुआ सब्ज बटन नीचे सरका दें तो फिर आप भी हमारे साथ ऑनलाइन आ जाएंगे और हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू बराह रास्त सुन सकेंगे। उसने वो खुशखबरी सुनाकर मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसा ना हो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू तुम्हारे आदमियों को परेशान कर दे। नो सर, उसने पूरे वसूख से कहा। इन्हें इल्म है कि ऑपरेशन के हंट में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का कोड हार्टिक है। आप चाहें तो अपना कोड इस्तेमाल करके इन्हें बराह रास्त हदायत दे सकते हैं। ओके, मैं तुमसे बात खत्म करने के बाद इसी फ्रिक्वेंसी पर चला जाऊंगा। ओवर एंड ऑल। बात पूरी करके मैंने ऑपरेटर्स को पलटा और उसका सब्ज बटन नीचे दबा दिया। हफ्तों से मेरे पास बेमकसद पड़ा हुआ वो ऑपरेटर्स यकायक की भरपूर अफादियत का हामिल हो गया था। इस पैगाम ने तो नक्शा ही उलट कर रख दिया। सुल्तान शाह ने हैरत से कहा, मुझे यकीन है कि वो दोनों अमरीकी होंगे। वीरा पूरा एतमाद लहजे में बोली। उनके मैदान में आने से जाहिर हो रहा है कि कृष्ण कुमार ने बहुत उजलत से काम लिया। शायद उसने मेरे और डैनी के बारे में उन्हें अहम मालूमात फराहम करने की पेशकश कर डाली है। ये लोग रात के वक्त मेमन गोट जैसे दूर उफ्तादा और गैर महफूज मकामात का भूल कर भी रुख नहीं करते। ये बात अभी तक मेरे जहन में नहीं आ सकी थी। अव्वल खान ने फराग दिली से वीरा की पेश की हुए नुक्ते की इफादियत को तस्लीम कर लिया। मेरा जहन तो सिर्फ एक बात में उलझा हुआ था कि अमरीकियों के मुलव्वस होने के बाद आईबी वालों को मोहतात होना पड़ेगा और मजबूरन हम लोगों को यह मामला अपने हाथ में लेना पड़ेगा। डैनी ने पहले ही कह दिया था कि यह काम तुम्हें संभालना चाहिए। सुल्तान शाह ने याद दिलाया। मेरा नुक्ता कुछ और था। मैंने उसकी तस्दीक की, मगर अब एसटीएफ के फाल होने का जवाज पैदा हो गया है। पहले आईबी वालों को हमारी बराह रास्त दखल अंदाजी शायद करा गुजरती। अब इन्हें खुशी होगी कि कोई ना कोई इन मामलात को देख रहा है। अमरीकी सारी रात वहां नहीं बैठे रहेंगे। वीरा ने हस्बे मामूल इस्तजाइया अंदाज में अपनी जुबान खोली। जब मारुति जैसी मर्दमार खातून डैनी को 1.5-2 घंटों में फारिग कर सकती है तो कृष्ण कुमार से मुज़ाकरात में वो दोनों अपना ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। बातचीत खत्म करते ही वहां से वापस चल पड़ेंगे। वीरा की वो बात 100% दुरुस्त थी। अव्वल खान ने उसी लम्हे अपनी जगह छोड़ दी। यह अमरीकियों को एक और गहरी जिक पहुंचाने का बेहतरीन मौका है। यह हाथ से निकल गया तो मुझे जिंदगी भर इसका कलक रहेगा। तो तुम अकेले कहाँ चले? मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मेरे इन अल्फाज पर सब ही ने अपनी जगह छोड़ दी। तुम और वीरा इस मामले से बिल्कुल अलग थलग रहोगे। अव्वल खान ने सख्त और तहक्कुम अमेज लहजे में अपना फैसला सुना दिया। वाकयात का रुख बता रहा है कि इस बार हमारे हरीफों के गठ जोड़ का महवर तुम दोनों हो। तुम्हें इस मुहिम जोई से बहुत दूर रहना होगा, वरना किसी भी गड़बड़ की सूरत में हमारा सारा खेल तबाह हो जाएगा। वो उजलत में था। उसके लहजे में कुछ ऐसी तासीर थी कि मैं उसकी मुखालफत में कुछ नहीं कह सका। मेरी खामोशी से वीरा का हौसला भी पस्त हो गया और वो कमजोर लहजे में बुड़बुड़ाने लगी। ये तो कोई बात ना हुई कि तुमने एक नादर शाही हुक्म सादिर कर दिया। गड़बड़ की सूरत में जो कुछ हमारे साथ हो सकता है वही तुम्हारे साथ भी होगा। तुम कोई अनोखी मखलूक तो नहीं हो। बाकी सब लोग इस एतबार से अनोखे हैं कि इन पर बड़ा क्या कोई छोटा इनाम भी मुकर्रर नहीं है।
और ना अमेरिकी खास तौर पर इनमें से किसी के पीछे लगे हुए। मुझ पर भी कोई इनाम मुकर्रर नहीं किया गया। अव्वल खान की दलील पर सुल्तान शाह बोल पड़ा, इसका मतलब है कि मैं इस मुहिम में तुम्हारे साथ शरीक हो सकता हूं। तुम्हारी शमूलियत पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अव्वल खान ने सुल्तान शाह की बात बिला तहम्मुल मान ली। तकनीकी एतबार से गजाला भी हमारे साथ शरीक हो सकती है, लेकिन वो औरत ज़ात है, इसका घर पर रहना बेहतर है। हम STF की नफरी लेकर स्टेशन 4 से सीधे सुपर हाईवे की तरफ निकल जाएंगे ताकि जल्द से जल्द मेमन गोट पहुंच सकें। उसके दिमाग पर उजलत सवार हो गई थी। हमें से किसी ने बात बढ़ाने की कोशिश नहीं की। सुल्तान शाह ने नजरों ही नजरों में मुझसे इजाजत तलब की और मेरा इशारा पाते ही अंदर की तरफ लपका था कि अव्वल खान ने उसे पुकार लिया। कहाँ जा रहे हो, क्या मेरे साथ चलने का इरादा नहीं है? उसने पूछा। कपड़े बदल कर कोई हथियार साथ ले लूं? उसने मुड़कर जवाब दिया, वक्त नहीं है, इन्हीं कपड़ों में चले चलो। अव्वल खान ये कहकर नकाज कर रास्ते की तरफ बढ़ गया। अव्वल खान ने अपने साथ सुल्तान शाह की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट उसे सौंप दी और गाड़ी की हरकत में आते ही अपने मोबाइल फोन पर स्टेशन 4 से राब्ता करके हामिद को फौरी तौर पर एक मजबूत स्क्वाड की तैयारी के बारे में हदायत देने लगा। सुल्तान शाह की निगाहें सड़क पर मरकूज थी, मगर कान अव्वल खान की गुफ्तगू पर लगे हुए थे। वह रुक रुक कर और सोच सोच कर जिस तरह हामिद को हदायत दे रहा था, इससे जाहिर हो रहा था कि ज़हनी तौर पर वो खुद को इस वक्त मेमन गोट के पीछे फैले हुए आस पास महसूस कर रहा था, जहाँ कृष्ण कुमार मौजूद था। यूनिवर्सिटी रोड पर चुरंगी अबूर करने से पहले अव्वल खान की हदायत मुकम्मल हो चुकी थी। अव्वल खान की उस फोन कॉल का यह फायदा हुआ कि जब वो दोनों सफूरा गोट और रेस कोर्स ग्राउंड से होते हुए स्टेशन 4 पहुंचे तो STF का कारवां मंजिल मकसूद की रवानगी के लिए पूरे कील कांटे से लैस होकर चेक पोस्ट पर उनका इंतजार कर रहा था। अव्वल खान की हदायत के मुताबिक वो कारवां 2 लैंड रोवर जीपों पर मुश्तमिल था। एक जीप में हामिद को अपने 5 मातहतों के साथ सफर करना था। दूसरी गाड़ी के लिए 4 मुसल्लह अफराद तैयार थे। इनकी छत पर आर्जी तौर पर एक मेगाफोन नस्ब कर दिया गया था, जिसका इजाफी माइक्रोफोन तार के जरिए जीप की पैसेंजर सीट के सामने डैशबोर्ड से लटक रहा था। प्रोग्राम रास्ते ही में तय हो चुका था। सुल्तान शाह ने अपनी गाड़ी से उतरते ही दूसरी जीप की ड्राइविंग सीट संभाली और इंजन स्टार्ट कर दिया। अव्वल खान उसके बराबर में बैठा 4 अफराद उछलकर अकबी नशिस्तों पर बैठे और सुल्तान शाह ने लैंड रोवर आगे बढ़ा दी। इसके पीछे अहमद की गाड़ी भी हरकत में आ चुकी थी। इस दौरान में चेक पोस्ट के अमले का एक आदमी अव्वल खान और सुल्तान शाह की छोड़ी हुई गाड़ी को रास्ते से हटा चुका था। अव्वल खान ने अपनी हिकमत अमली से पहले मरहले पर ही काफी वक्त बचा लिया था। दोनों गाड़ियों के इंजन बड़े और जानदार थे। वैसे भी वो गाड़ियां कच्ची और नाहमवार रास्तों पर तेज रफ्तारी से सफर करने के लिए खास शोहरत रखती थीं। छावनी से सुपर हाईवे तक की रवायती सड़क पर भी उनकी रफ्तार खासी तेज रही। सुपर हाईवे की कुशादा और हमवार सड़क पर आते ही दोनों गाड़ियां हवा से बातें करने लगी। ड्राइविंग लड़कपन ही से सुल्तान शाह का शौक था। उस रोज उसे मुद्दतों बाद ऐसा मौका मिला कि अपनी मर्जी की गाड़ी उसके कब्जे में थी। सड़क शानदार थी और उसे तेज रफ्तारी की खुली छूट मिली हुई थी। उसने हार्न और हेडलाइट्स की दोनों बीम्स को बेदर्दी से इस्तेमाल करते हुए आगे जाने वाली गाड़ियों को तेजी से ओवरटेक करना शुरू कर दिया। इन कोशिशों का मजबूरी नतीजा यह निकला कि हमारे घर से रवानगी के आधे घंटे में वो मेमन गोट पहुंच चुके थे। मतूबा फार्म तक रसाई के रास्तों के बारे में वो K1 की ब्रीफिंग अपने कानून से सुन चुके थे। उन्हें मालूम था कि सफेद फार्मों की गाड़ी गोट से आगे निकलने के बाद दाहिनी तरफ मुड़ी थी। इन्हें यकीन था कि इनकी वापसी भी उसी रास्ते से होगी। उन्होंने भी वही रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया हुआ था ताकि कच्चे रास्ते में मुश्तबा गाड़ी सामने से आती हुई नजर आ जाए तो उसे वहीं रोक लिया जाए। वो किसी भी कीमत पर इन्हें निकलने का मौका देने के लिए तैयार नहीं थे। इस नाकामी का बस एक इम्कान था कि सफेद फार्म उनके मेमन गोट पहुंचने से पहले कराची वापस रवाना हो गए हों और उन्होंने रास्ते ही में खामोशी से इन्हें क्रॉस कर लिया हो। दोरोया सड़क के वस्त में कच्ची जमीन पर बने टायरों के निशानात ने सुल्तान शाह की रहनुमाई की और वो लोग अपने सफर के आखिरी मरहले में दाखिल हो गए। सुल्तान शाह ने गोट वालों को बेखबर रखने के लिए फौरी तौर पर हेड लैंप्स गुल करके सिर्फ पार्किंग लाइट्स के सहारे सफर जारी रखना चाहा, लेकिन चंद सानियों में लगने वाली कई शदीद और गैर मुतवक्का ज़रबों ने उसे एहसास दिला दिया कि वो रोशनी लैंड रोवर की रफ्तार का साथ नहीं दे रही थी। स्टीयरिंग व्हील किसी भी झटके पर उसके हाथों से निकलकर इन्हें हादसे से दो चार कर सकता था। उसने दोबारा हेडलैम्प्स रोशन कर लिए। हामिद उसकी तकलीद कर रहा था। चंद किलोमीटर पर मुहित इस सफर में वो गाड़ियां एक खुश्क बरसाती नाले से भी गुजरी। टायरों के पुराने निशानात के सहारे वो जल्दी बागात तक पहुंच गए। फिर इन्हें ग्रीन फार्म का बोर्ड भी नजर आ गया, जो सब्ज बाड़ के दरमियान खुले हुए रास्ते पर ऊंचे महराबी अंदाज में नस्ब था। वो फार्मिंग की मकबूलियत का जमाना था।
ज़राअत पेशा लोगों के अलावा कराची के बहुत से रुआसा ने बेखतीर सरमायाकारी करके शहर के दूर दराज मुजाफाती और नीम दही मकामात पर मुख्तलिफ नामों से फ्रूट फार्म्स कायम किए थे और हर फार्म को कोई ना कोई नाम देने का रवाज भी चला हुआ था। अगर इन्हें वो बोर्ड नजर ना आता तो ग्रीन फार्म की तलाश में खासा वक्त बर्बाद हो सकता था। गाड़ी फार्म में लेते चले जाओ, अव्वल खान ने सर्द लहजे में उसे हदायत की। सुल्तान शाह इस वक्त रोबोट बना हुआ था। हेडलैम्प्स की तेज रोशनी नीम दायरे की सूरत में चकराई और फार्म में दाखिल होती चली गई। हामिद अपनी गाड़ी के हेडलैम्प्स गुल करके बाहर ही रुक गया था। वो हिकमत अमली पहले से तयशुदा थी। अव्वल खान की तरफ से सिग्नल फायर होने तक उसे अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट रखकर बाहर रुकना था। जो ही उनकी लैंड रोवर फार्म में कच्चे लेकिन हमवार रास्ते पर घूमी, अंदर से किसी ने ऊंची और करख्त आवाज में कुछ कहा जो इंजन के गुराटों में उनके पल्ले नहीं पड़ सका। साथ ही वह तारीख वीराना पहले फायर की भयानक आवाज से लर्ज उठा। सुल्तान शाह ने ब्रेक लगा दिए। वो राइफल का फायर था। फासले में मजीद कमी की सूरत में वो लोग राइफल वाले की जद में आ सकते थे। इसी असना में उन्हें इस रास्ते के इख्तिताम पर बने हुए मुख्तसर से कार्टेज के सामने वो बड़ी सी स्याह गाड़ी भी नजर आ गई जिसका जिक्र वो K1 की रिपोर्ट में सुन चुके थे। अव्वल खान ने अपनी गोद में रखी हुई गन की नाल खिड़की से बाहर निकालकर बैक वक्त 3 फायर किए। वह हामिद के लिए हरकत में आने का सिग्नल था। सुल्तान शाह के अक्क में यकायक हेडलैम्प्स का उजाला फैल गया। हामिद की गाड़ी फार्म में आने के बजाय तेजी से आगे बढ़ती चली गई। प्रोग्राम के मुताबिक उसे ग्रीन फार्म का तवाफ करके उसे नकाज के किसी दूसरे रास्ते को बला करना था। कोई और रास्ता न मिलने की सूरत में उसे आखिरी पहलू पर किसी भी जगह पोजीशन लेनी थी। अपनी फॉर्मेशन बना लो। अव्वल खान ने मुड़े बगैर अपने आदमियों को हदायत दी और वो चारों लैंड रोवर के अकबी दरवाजे से यके बाद दिगरे बाहर निकल गए। अपनी गाड़ी की पिछली सुर्ख रोशनी में सुल्तान शाह को अकब नुमा आईने में सिर्फ इतना नजर आया कि इन चारों ने अपनी अपनी पुश्त पर कदरे वजनी थैले कसे हुए थे। अव्वल खान के दाहिने हाथ में गन थी। उसने बाएं हाथ से माइक्रोफोन उठाकर इसका बटन दबाया और अगले ही लम्हे उसकी आवाज मेगाफोन पर गूंजने लगी। तुम सब मुहासरे में हो, हथियार फेंक कर हाथ उठाओ और काली गाड़ी से आगे कितार बना लो। इस हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो चंद मिनट बाद यह इलाका जहन्नुम बना दिया जाएगा। अव्वल खान ने वह ऐलान अंग्रेजी में किया था जिसका मकसद सिर्फ यह था कि कृष्ण कुमार के पास आए हुए सफेद फार्म अपने कानों से और अपनी मादरी जुबान में वो पैगाम सुन लें ताकि कृष्ण कुमार को इन्हें कोई फरेब देने का मौका ना मिल सके। इस बार दूसरी तरफ से 2 राइफलें चली। वो मुकाबले का पैगाम था। हामिद की गाड़ी की रोशनियां दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान मुनक्कस होते हुए तेजी के साथ सफर कर रही थीं। अव्वल खान ने माइक्रोफोन छोड़कर अपना ऑपरेटर उठा लिया और सुकून से कहा, गन्स फायर करो। हामिद वाली गाड़ी से चंद सानियों बाद ही तड़ तड़ की आवाजों के साथ 6 मशीन गन्ने आग उगलने लगी। इन्होंने चलती हुई गाड़ी से अपनी गन्नों के हल्के ब्रश चलाए थे। इनका कोई निशाना नहीं था। मकसद दुश्मन को मरऊब और खौफजदा करना था। सर, अभी तक घने दरख्तों के दरमियान कोई रास्ता नजर नहीं आया। इस वक्त हम आपकी मुखालिफ समत से गुजर रहे हैं। फिजा में गैर फितरी सकूत छा जाने के बाद हामिद ने रिपोर्ट दी, अगले 2 मिनट तक किसी तरह वक्फों से ब्रस्ट फायर करते रहो। मेरे आदमी किसी भी लम्हे ग्राउंड फॉर्मेशन लेकर अब टारगेट शूटिंग करेंगे। शायद इनके फायर किए हुए राउंड्स कार्टिज तक पहुंच सके। ऑलराइट सर, अभी तक हमें दूसरा रास्ता नहीं मिला है। डिपर मारो। अव्वल खान ने सुल्तान शाह को हदायत की। लैंड रोवर की अगली रोशनियां बहुत तेज होकर नॉर्मल हो गई। इनकी गाड़ी की दोनों समतों से हल्की मशीन गन्ने चलने लगी। वो 4 अलग आवाजें थीं। सुल्तान शाह को यह समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई कि उसके चारों हमसफर लैंड रोवर से उतरकर बाग में घुस चुके थे। वसी और इस फ्रूट फार्म की महकती हुई फिजा में जले हुए बारूद की बू रचने लगी थी। हरीफों की तरफ से सिर्फ 3 फायर हुए थे मगर STF वालों ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी थी। काटेज की चंद खिड़कियां जो इस वक्त तक रोशन थीं अचानक तारीक हो गई मगर लैंड रोवर की रोशनी में सब कुछ अंधेरे में ना डूब सका। हामिद के आदमियों के हथियार एक मरतबा फिर गुनगुना उठे थे। वो सब बहुत तेजी से होता चला जा रहा था मगर सुल्तान शाह को यूं महसूस हो रहा था जैसे वक्त की रफ्तार यकायक सुस्त हो गई हो। ऊपर तारों भरा आसमान था, नीचे ग्रीन फार्म का मशहूर कर देने वाला माहौल मगर कृष्ण कुमार की वजह से इस वक्त सब कुछ नहायत भयानक हो चला था। आसार बता रहे थे कि अंदर वालों ने हथियार न डाले तो जमीन इंसानी खून से जरूर रंगी जाएगी। अंदर से यके बाद दीगरे 3 राइफलें चलीं और शोले मुख्तलिफ समतों में उड़कर मादूम होते चले गए। STF की तरफ से ताकत के बेरहमाना इजहार ने इन्हें हवास बाख्ता कर दिया था। वो अपने महदूद मैगजीन का ख्याल किए बगैर बेमकसद फायरिंग पर उतर आए थे। वो कुछ देर तक इसी तरह अपने कारतूस जाया करते रहते तो इनकी राइफलें महज आहिनी लाठियों में तब्दील होकर रह जाती। वो लोग भी काटेज से निकलकर बाग में घुस गए तो घूर अंधेरे में इन्हें तलाश करना मुश्किल हो जाएगा।
सुल्तान शाह ने तशवीश से कहा, शायद वो सब मुसल्ला नहीं है, अभी तक सिर्फ 3 राइफलें चली हैं और कृष्ण कुमार के गार्ड्स भी 3 ही हैं। वो सोच भी नहीं सके होंगे कि यहाँ कोई ऐसा भारी हमला हो सकता है। अपने 25-50 कारतूस जाया करने के बाद वो नहत्ते रह जाएंगे। इन हालात में वो बाग में घुसने और फैलने का खतरा मोल नहीं लेंगे, यकजा रहकर मुजामत करेंगे। अव्वल खान ने वजाहत की, मेरी कोशिश ये है कि वो मुश्तिल होकर धीरे धीरे अपना मैगजीन फूंक डालें। सुल्तान शाह खेल को समझने लगा था। इसका हाथ गैर इरादी तौर पर डिपर से उलझ गया था। यकसान रोशनी में तब्दीलियां हुई और बाग की फार्मेशन वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसीलिए में अहमद के आदमियों ने ब्रस्ट फायर करने शुरू कर दिए। सुल्तान शाह ने लैंड रोवर को जरा कदरे आगे बढ़ाया और तिरछा करके इस तरह रोक दिया कि पूरा कार्टेज हेडलैम्प्स की इज्जत में आ गया। वो अंदाजा लगा रहा था कि बाग में घुसने वाले चारों आदमी पेशकदमी करते हुए गाड़ी से काफी आगे निकल चुके थे। एसटीएफ की धुआंधार फायरिंग में दुश्मनों ने फिर अपने 3 कारतूस जाया किए। सुल्तान शाह उनके किए हुए हर फायर को गिन रहा था। वो लोग उस वक्त तक 9 फायर कर चुके थे। हम रुक चुके हैं सर, ऑपरेटर पर अहमद की आवाज आई। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब क्या हुक्म है? अपने आदमियों को फैलाकर अंदर घुसो, जब तक कोई शिकार निशाने पर ना आ जाए फायर नहीं करो। हमारी खामोशी से वहशत ज़दा होकर वो अपना मैगजीन बर्बाद करने पर मजबूर हो जाएंगे। सबको ब्रीफ कर दो कि गोरों पर डायरेक्ट फायर नहीं होगा। इनमें कोई सामने आ जाए या मुकाबले पर तुल जाए तो क्या करना होगा? मजबूरी में हर दिफाई कदम उठाने की आज़ादी है। मैं यहाँ ज्यादा खून रेजी नहीं चाहता। मुजरिमों के साथ कई बेगुनाह मजदूर और माली भी यहाँ रह रहे होंगे। इनमें से किसी को गुजर नहीं पहुंचना चाहिए। अव्वल खान ने यूं ही अपनी बात खत्म की, सुल्तान शाह से मुखातिब हो गया, तुम बिल्कुल सही खतूत पर सोच रहे हो। बाग बहुत बड़ा है, यहाँ काफी मजदूर रहते होंगे और इनमें से कोई तुम्हारा ऐलान नहीं समझ सका होगा। यहाँ कृष्ण कुमार और दोनों अमरीकियों के सिवा शायद ही कोई अंग्रेजी से वाकिफ हो। तुम्हें अपना ऐलान उर्दू में भी तुराना चाहिए। वह नुक्ता अव्वल खान की खोपड़ी में समा गया। भयानक मौत के तसव्वुर से सहमे हुए मजदूरों को अमान का यकीन दिलाकर 3 मुसल्लह मुहाफिजों के खिलाफ बगावत पर उकसाया जा सकता था। सुल्तान शाह की तजवीज़ अगर सूदमंद ना होती तब भी बेजरर जरूर थी। अव्वल खान ने माइक्रोफोन उठाया और मेगाफोन पर बोलना शुरू कर दिया। हमें मालूम है कि अंदर बहुत से मासूम और बेगुनाह मजदूर और माली फंसे हुए हैं। इनकी वजह से हम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहे हैं। अगर तीनों गार्ड्स अपनी राइफलें फेंक दें और सब लोग हाथ ऊपर उठाकर बाहर निकल आए तो हम फायरिंग रोक देंगे। हमारा असल मामला कृष्ण कुमार से है, जिसकी हिफाजत के लिए यहाँ 3 गार्ड्स बिठाए गए हैं। यह ऐलान पहले अंग्रेजी में किया गया था, अब उर्दू में बताया जा रहा है। यह मोहलत अगले 5 मिनट में खत्म हो जाएगी और हमारे दुश्मन के साथ बेगुनाह भी मुफ्त में मारे जाएंगे।